बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल इश्क दी बाजी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 44वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ बहुत सारा जीना चाहती हूँ, बहुत मोहब्बत के साथ। जब कभी बारिश हो तुम्हारे साथ भीगी सड़कों पे लंबी वॉक करना चाहती हूँ, लॉन्ग ड्राइव। हर मौसम हर रंग को तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ, हर पल तुम्हारे संग बिताना चाहती हूँ। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी से। बिछड़ गया तो ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। वो तरद्दुद से उसे देख रही थी। कैसी मासूम मासूम सी ख्वाहिशें थी उनकी। लोग ज़मीन जायदाद और एक दूसरे से आगे निकल जाने की सबकत के लिए लड़ते मरते थे और वो एक दूसरे की संगत के मुतमनी थे। ज़िंदगी से उनकी मांग कुछ ज़्यादा तो नहीं थी। कुछ जाबिर ज़ालिमों को इस ख्वाहिश की कहाँ परवाह हो सकती थी। उन्हें तो बेरहम फैसला करके अरमानों को मौत की घाट उतारना आता था बस। बिछड़ने की बात करके इस पल को क्यों गंवा रही हो? अभी तो हम साथ हैं। इस पल को हम सारी ज़िंदगी समझकर तो गुजार सकते हैं। इसीलिए तो तुमसे ज़िद की थी साथ चलने की। वो कह रहा था और वो नासमझी से उसे देख रही थी। मतलब ये कि लॉन्ग ड्राइव ना सही, शॉर्ट ड्राइव पर तो हम इस वक्त चल ही सकते हैं। मैंने सुबह से ढंग से कुछ नहीं खाया। बाहर डिनर भी कर सकते हैं, वापसी में वॉक करते, आइसक्रीम भी खा लेंगे। लड़ने झगड़ने के लिए आधा घंटा काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। तुम बोलती रहना, मैं चुप करके सुन लूँगा। ठीक है ना? मज़ीद किसी चीज़ की मिसिंग हो लगी तो वो रास्ते में तय कर लेंगे। चलो आओ। उसका हाथ थामे वो खारजी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा था। इस वक्त ताईजान और निदा आपी को पता चला तो उसे खौफ आने लगा। निदा जी की खैर है, वो कुछ नहीं पूछेंगी। ताईजान अव्वल तो सो रही होंगी। अगर उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस हुई तो वो सबसे पहले मुझे ही कॉल करेंगी। तब बता दूंगा हम साथ हैं। वो सब तय किए बैठा था, लेकिन वो उसे कैजुअल कपड़ों को देखती रह गई थी। उसकी चमकती ब्लैक जैकेट जीन्स में वो कैजुअल में भी अच्छी ही लग रही थी। वही लड़कियों वाले तरद्दुद। तुम लड़कियां जब तक 10 बार मुंह आईने में न देख लो कहीं जाने के लिए निकलती ही नहीं हो। छेड़ रहा था। कोई नहीं, बस कपड़े मुनासिब नहीं लग रहे। वो खज्जल हुई। इन कपड़ों में भी मेरी ही लग रही हो, मुस्कुराते हुए कहा तो वो उसके साथ खिंचती चली गई। और फिर समान अफंदी ने अपना कहा सच कर दिखाया था। चंद घंटों में वो इतना खुश हुई थी जितना पहले कभी नहीं हुई थी। लॉन्ग ड्राइव, फिर डिनर, स्नोफॉल के साथ वॉक करते, आइसक्रीम खाते, मोहब्बत भरी बातें करते। लग ही नहीं रहा था ये वही सम्मान है जिसकी तरफ से मोहब्बत भरे जुमलों की मुंतज़िर रह के वो नाशाद होकर उसी से उलझने लगती थी। ये तो कोई मोहब्बत करने वाला शौहर था जो महबूब बीवी की हर ख्वाहिश को पूरी करने चला था। वापसी में जब फूलों के कंगन उसकी कलाई में पहनाने लगा तो इशाल जहांगीर खुद पे नाजा होने लगी। वो वापस लौट आए थे। चौकीदार या सिक्योरिटी पर मामूर सामान के मुहाफ़िज़ों को उनके मामलात से क्या लेना देना था। किसी ने उनकी गैर मौजूदगी को नोटिस नहीं किया था। कॉरिडोर में इशाल मुतफक्किर से इर्द गिर्द देखते अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी जब एक बार फिर उसे दरवाजे पर रुक जाना पड़ा। सम्मान ने उसकी कलाई थाम ली थी। जितनी मोहब्बत तुमने मुझसे की है इससे कहीं ज़्यादा तुम्हें लौटाऊंगा, बशर्ते ज़िंदगी, ये वादा रहा। वो आसूदगी से मुस्कुराई थी। उसी वक्त सम्मान का फ़ोन बजने लगा था। उसका हाथ थामे ही वो कॉल पिक कर गया था। क्या हाल है ब्रो? दूसरी तरफ शाजुर शमून था। उसने गर्मजोशी से गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मम्मा इशाल और निदा को लेकर निकला हुआ हूँ। अभी दाजान ने बताया सब ठीक है। निदा को कैसे इजाज़त दे दी दाजान ने? वो ठीक तो है? वो हैरान होने के साथ थोड़ा मुतफक्किर भी था। सब ठीक है, परेशान ना हो ताईजान। निदा जी तुम्हारी तरह मुझे भी अजीज़ है। तुम डिस्टर्ब ना हो इसलिए कांटेक्ट नहीं किया। कहाँ हो इस वक्त? करीब हो तो ज्वाइन कर लेते हैं, एक दूसरे को अच्छी कंपनी रहेगी। जाने शाजुर शमून क्या जवाब दे रहा था। इशाल हाथ छुड़ाने की खामोश कोशिश करती उसे इर्द गिर्द का एहसास दिला रही थी कि कोई देख न ले। उसने मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ दिया था। फ़ोन कान से लगाए इशारे से गुड नाइट करता, हाथ हिलाता, उल्टे कदमों चलता आगे बढ़ रहा था। वो मुस्कुरा के दरवाजे से लग गई थी। ईशान को देखने के बाद मुझे मावरा की फ़िक्र नहीं रही। मावरा मुझे मोहलत न दे तो तुम ईशान से शादी कर लेना। नहीं, ईशान से शादी नहीं करना, उसकी माँ ने अच्छा नहीं किया। और तुम भी कह रही हो कि ईशान ने झूठ बोला था तो। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। जहांगीर का बेटा तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। तुम ईशान से ही शादी करना, वरना कहाँ जाओगी मेरे बाद। तुम ऐसा करना, जहांगीर को बताना तुम मेरी बेटी हो। देखना फिर वो कैसे ईशान को तुमसे शादी पर मजबूर कर देगा। तुम ईशान से ही शादी करना। बार बार पड़ने वाली ज़रब से ताला टूट ही गया था। रात का वक्त था, सब सो रहे थे। वो बहुत एहतियात से ज़रब लगा रही थी और बल आखिर कामयाब भी हो गई थी। गोल्ड का सेट निकाल कर रखते उसकी नज़र डायरी पर पड़ी थी, जो शायद सबसे ऊपर रखी ही इसलिए गई थी कि उसे देख लिया जाए। जिस शाम सहबा आई थी उसके बाद की रात ही मुनज़्ज़ा की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई थी। पहले ही सफ़े पर उस दिन की तारीख के साथ साथ काफ़ी
पीट कर एक ही बात की बार बार ताकीद की गई थी। बार बार शादी करने और ना करने की तकरार के बाद आखिर में चौधरी जहांगीर का हवाला देकर जैसे बात ख़त्म कर दी गई थी। इज्जत और पंदार की उन्हें भी परवाह थी, लेकिन ज़िंदगी की तलखियों का भी अच्छी तरह अंदाज़ा था। तभी वो अपनी ही सोच की नफी लफ्ज़ों को काट कर चुकी थी। मुनज़्ज़ा की आखिरी ख्वाहिश पढ़ के मावरा एक पल को साकित रह गई थी। अनुषा ने कहा भी था यासिर सुबह चाबी मेकर को ले आएगा, लेकिन वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाह रही थी और उसके लिए उसे जल्द ही अपने रहने का ठिकाना करना था। जेवर के साथ डायरी का निकल आना उसे तजस्सुस में मुब्तला कर गया था। दिलचस्पी तो उसे पहले भी महसूस हुई थी, जब मुनज़्ज़ा को उसने छुप छुप के डायरी लिखते देखा था, और आज डायरी हाथ लगी थी तो वह जल्द से जल्द सब पढ़ लेना चाह रही थी। लेकिन पहले ही सफ़े पर दर्ज लफ्ज़ों की काट पीट जाहिर कर गई थी कि मुनज़्ज़ा उसके लिए किस कदर फ़िक्रमंद थी और चौधरी जहांगीर का होना उनके लिए कितना सुकून बख्श था। कि ईशान का सच जानने के बावजूद उन्हें यकीन था कि जहांगीर उसे अपने घर की रौनक बना लेंगे, और उनका गुमा कम भी तो ना था। चौधरी जहांगीर आन मौजूद हुए थे, अपना फ़ैसला सुना गए थे, एहसास दिला गए थे कि वो अकेली नहीं है, जब चाहे उनके घर आके रह सकती है। चौधरी जहांगीर ने किस भरम से कहा था कि मुनज़्ज़ा की भी यही ख्वाहिश थी। तब मौका होता तो वो उन्हें इस गुमा से ज़रूर निकालती, लेकिन अब वो साकित होकर मुनज़्ज़ा के लफ्ज़ों को देख रही थी। डायरी खुली पड़ी थी और उसकी नज़रें पहले सफ़े पर ही साकित रह गई थी। जाने वो कितने ही लम्हे बेहिस्सो हरकत पड़ी रहती। दरवाजे पर होने वाली दस्तक और धीमी सरगोशी ने उसे अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया था। वो खौफज़दा नज़रों से डायरी को देखती दरवाजे तक आई थी। कौन? रात काफ़ी हो गई थी। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले अपनी तसल्ली करना चाही थी। अंदाज़ा यही था अनुषा ही होगी, लेकिन सरगोशी सुनकर उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं हूँ जाहिद, दरवाज़ा खोलो, दबी आवाज़ में तारुफ के साथ हुक्म दिया गया था। उसने शुक्रिया अदा किया कि अनुषा के धोखे में उसने दरवाज़ा नहीं खोला। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो मुतअज्जिब थी। नींद नहीं आ रही थी। तुम भी अकेली हो, जाग रही हो, तुम्हें माँ के बिछड़ने का गम है, मुझे बीवियों के छोड़ जाने का दुख है। क्यों ना हम एक साथ मिलकर अपना अपना गम भूल जाएं। दरवाज़ा खोलो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो जाने और क्या क्या बोल रहा था। मावरा का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। उसे तन्हा जानकर भेड़िए सर उठाकर उसकी तरफ लपकने लगे थे। वो खौफज़दा होकर पलंग पे बैठ गई थी। लोहे का मजबूत दरवाज़ा उसे प्लास्टिक जैसा लग रहा था, जिसे तोड़कर जाहिद अंदर घुस आता। शोर करके बुलाती भी तो किसे? अनुषा को। ऐसा कुछ देखकर उस घर के मकीन अपने खून पर भरोसा करते या चंद घंटों पहले आई लड़की पर? अनुषा मुश्किल में आ सकती थी। उसने शोर करने का इरादा नज़रअंदाज करके खामोशी साध ली थी। जाहिद उसे राम करके दरवाज़ा खुलवाने के जतन करके थक गया तो बाकायदा गालियों पर उतर आया। ज़िल्लत व आहांत और खौफ के एहसास ने चंद लम्हों में उस पर वाज़े कर दिया था कि उसकी जीदारी कोई मायने नहीं रखती। जाहिद काफ़ी देर कोशिश करता रहा था। जब वो उसकी तरफ से रिलैक्स होने की कोशिश करती कि वो थक हार के जा चुका है, तब उसकी आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह उसकी समात पर उतरने लगती थी। उसकी फहश गोई से उसने कानों पर हाथ रख लिए, साथ ही नज़र से फरेब का पर्दा भी उतर गया। फजर की आवाज़ गूंजने लगी तो जाहिद को भी यकीन हो गया कि वो किसी सूरत दरवाज़ा नहीं खोलेगी। 2-3 बार दरवाजे को झटका देकर उसने उसे डराने की भी कोशिश की थी, और वो सचमुच डर के दीवार से जा लगी थी। वो एक बार फिर गालियों की गलाजत उस पर रंडेल कर चला गया था। कई लम्हे वो उसके जाने का यकीन करती, इस आहांत को महसूस करती रही थी। जब्त के बावजूद पलकें नम हो गई थी। आंखें बेदर्दी से रगड़ते उसने सेलफोन उठाया था। थोड़ी सी कोशिश से उसे कॉल रिकॉर्ड भी मतलूबा नंबर मिल गया था। दूसरी तरफ भी जैसे कोई मुंतज़िर बैठा हुआ था। फ़ौरन कॉल पिक हो गई थी। ईशान जहां, और वो अपना नाम सुनकर ही सारी जान से उसकी तरफ मतवज्जे हो गया। मैं सोई में जा रही हूँ, तुम लोगों का मूड है? नाश्ते की मेज़ पर फ़ायज़ा दोनों लड़कियों से मुखातिब थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है मम्मा, मैं नहीं जा सकूंगी। निदा जब तक कैद की ज़िंदगी गुजार रही थी ठीक थी, लेकिन आज़ाद फ़िज़ा में निकलते उसकी हसास तबीयत बोझल होने लगी थी। गुमगुश्ता चीज़ें इतनी शिद्दत से याद आने लगी थी कि उसका ज़ब्त छलका जा रहा था। सबके सामने उसने अपना भरम रखा हुआ था, लेकिन दिल को खुरचने वाली दिल शिकन यादें बीमार कर गई थी। वो आज़ाद थी और कोई इश्क के जुर्म में मनो मट्टी तले जा सोया था। अपनी ज़ात के हवाले से कत्ल आम बात नहीं थी। राहिल अपनी मौत मरता तो उसका गम ज़रूर होता, लेकिन उस वक्त तो उसके कत्ल की मुजरिम खुद उसकी ज़ात थी। उसका कहीं आने जाने को दिल नहीं हो रहा था। हर खुशी आज़ादी उसने खुद पर हराम समझ ली थी। कातलों को इतनी आज़ादी भी कहाँ होती है कि वो खुल के मुस्कुरा भी सके, और किसी का खून से लाल कफन उसके मुँह पर तमाचे की सूरत न पड़े। वो नरहाल सी हो गई थी। ठीक है, फिर इशाल अकेले जाके वहाँ क्या करेगी? मैं खुद ही हो आऊँगी रात तक। फ़ायज़ा ने खुद ही प्लान बना लिया तो इशाल को भी सुकून नसीब हुआ। खुद उसका दिल नहीं था जाने का। कब तक जाना है ताईजान? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जब वापस आना हो कॉल कर दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। समहान अफंदी ने अपनी खिदमत पेश की। नहीं बेटा, तुम जहमत ना करो, मैंने आपा को कॉल कर दिए, वो हमज़ा को भेज रही हैं। वापसी भी उसी के साथ हो जाएगी। तुम लड़कियों का ध्यान रख लेना, फिर तुम्हें भी अपने काम देखने।
फ़ायज़ा ने इनकार करके उसकी ज़िम्मेदारी का ख्याल किया। जैसी आपकी मर्ज़ी। वो सर खम कर गया। वापसी का कब तक इरादा है? तुम्हारा काम कब तक ख़त्म हो जाएगा? फ़ायज़ा को वापसी की फ़िक्र लग गई। इशाल जहांगीर का नाश्ता करता हाथ ठटक गया। वो बेसाख्ता सामान की शक्ल देखने लगी कि वो क्या जवाब देता है। उम्मीद तो है काम आज मुकम्मल हो जाएगा। मुमकिन हुआ तो कल सुबह, वरना कल दिन को निकल जाएंगे। वह सच्चाई गोश गुजार कर गया। चलो फिर ठीक है, मैं भी सबसे मिलती मिलाती आ जाऊंगी। लड़कियों, तुम लोग पैकिंग कर लेना अपनी। ये ना हो एन मौके पर सारी चीज़ें याद आएँ। फ़ायज़ा की याद आने पर दोनों ने सर हिला दिया था। वापस जाने का सुनकर उसके दिल को पतंगे लग गए थे। फ़ायज़ा निकली तो वो उसे ढूंढती उस तक चली आई, जो खुद भी बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। मैंने नहीं जाना हवेली वापस, हतमी लहजा था। अच्छा जी, फिर कहाँ जाना है आपने? वो उसके नरूठे अंदाज पर मुस्कुरा दिया। कहीं भी ले चलो, लेकिन हवेली नहीं। उसकी एक ही मंतक थी, पहले हवेली चलेंगे, फिर इसके बाद दुनिया के जिस कोने में जाने को कहोगी ले चलूँगा। उसका दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगा। बहला रहे हो ना, झूठी आस थमा रहे हो। पता जो है हवेली गए तो फिर शायद कभी कहीं और जाने के काबिल ही ना रहे। वो अजरदा हुई। इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो सकता है हम जितना नेगेटिव सोच रहे हैं हकीकत उसके उलट हो। उसने समझाना चाहा। तुम हवेली वालों के लिए अच्छा सोच सकते हो, मैं भूले से भी ऐसी अहमकाना सोच का तसव्वुर नहीं कर सकती। हवेली वालों के सीने में दिल नहीं पत्थर है। इस ज़रा खुशगुमानी नहीं थी। अच्छा ही होगा, परेशान ना हो, वो दिलासा देकर जाने लगा था। मैं यहाँ टेंशन में खड़ी हूँ और तुम्हें जाने की पड़ी है। वो ठनकी। हुक्म करें, आपकी टेंशन कैसे दूर हो सकती है? संजीदा होकर सवालिया नज़रें गाड़ दी। ओहो, समझो ना, मुझे यहाँ से नहीं जाना वापस। हवेली जाके हम खुल के बात भी नहीं कर सकेंगे, ना ही साथ आज़ादी से बाहर जाके एंजॉय कर सकेंगे। मैं इस पीरियड को सारी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ सम्मान। जबकि हवेली गए तो फिर से कैद की ज़िंदगी और निकाह के बाद खुलने पर जाने क्या हो। मैं सारी ज़िंदगी यहीं इस बर्फबारी में जीना चाहती हूँ। वो दिली ख्वाहिश बता रही थी। मोहतरमा, अर्ज़ है कि गर्मियों में बर्फ़ नहीं मिलेगी आपको, और आप नहीं जाएंगी तो हवेली में क्या वजह बताएंगे आपके यहाँ रहने की? कोई भी वजह बता दो। वो मुंह बना गई। ओके, और जो हवेली के लोग यहाँ आ गए, क्योंकि ये भी हवेली वालों की प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करेंगी फिर? कहाँ जाएंगी? हैं, हवेली वाले यहाँ आ सकते हैं? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। वो हैरान हुई। मेरी पगली, इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनों से भाग नहीं सकते। एक बार बात खुल जाए, फिर जितने दिन के लिए कहोगी वापस ले आऊँगा यहाँ। अब मुझे जाने दो, काम है, टाटा। उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसके सर पर चुपत लगाते वो निकल गया था। ख्याल रखना अपना। कीप इन टच। उल्टे कदमों मुड़ के वो उंगलियों से फ़ोन करने का इशारा कर गया था। यहाँ से जाने का सुनकर ही उसके दिल को कुछ हो रहा था। डर और खौफ का घेरा रात की तारीकी में ही गहरा होता है। ये इदराक उसे सूरज की रोशनी में बाखूबी हो गया था। सुबह की रोशनी में सारा मंजर वाज़ेह था। जो रात उसने डर सहम कर अजनबी जगह पर गुजारी थी, अब उसकी सहर हो गई थी। अब कोई डर, कोई खौफ नहीं था। घर में हलचल सी महसूस हुई तो वो भी झिझकती हुई निकल आई। अंदाजे के मुताबिक अनुषा किचन में ही मिल गई थी। मैं थोड़ी मदद कर दूँ? उसकी आवाज़ पर अनुषा ने पलट कर देखा था। तुम क्यों चली आई? मैं अपना और तुम्हारा नाश्ता लेकर आ ही रही थी। चलो साथ ट्रे सेट कर लेते हैं, उसने खुश दिली से कहते चीज़ें सेट करना शुरू कर दी। तुम नाराज़ हो मुझसे? जाने क्यों उसे लगा अनुषा खफा है। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वंडा बनाते मसरूफ़ अंदाज में गोया थी। रात ज़्यादा बोल गई थी, तुम ठीक कह रही थी और मैं ओवर रिएक्ट कर गई। सॉरी, लहजा माजरत ख्वाना था। क्यों फजूल सोच रही हो? पहले कभी क्या हम में लड़ाई या बहस नहीं हुई? अब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो सॉरी आ गई हमारे बीच? अनुषा ने झाड़ पिलाई। नाश्ता कर लो, फिर हम मार्केट चलेंगे। मौसम के कुछ कपड़े लूँगी, तुम भी अपने लिए कुछ ले लेना। फिर किसी दिन रख लेना, आज नहीं चल सकूँगी। अभी ईशान मुझे लेने आ रहा है। ईशान लेने आ रहा है? लेकिन क्यों? अनुषा उसके पुरसुकून अंदाज पर बुरी तरह ठठक गई थी। मैंने निकाह के लिए हाँ कह दिया है। तुम ठीक कह रही थी। फिर अम्मा की भी शदीद ख्वाहिश थी, तो रात मैंने बहुत सोचा, चंद हज़ार के जेवर बेचकर मैं कितने दिन हॉस्टल में रह सकूँगी, और फिर कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। हमारे सर पर बाप भाई का साया तो है नहीं कि वो शादी के अखराजात उठाएंगे। मैं हिम्मत करके जीने की कोशिश भी करूँगी, तो भी हमारी टेंशन कम नहीं होगी कि जाने कैसी है, किस हाल में है। शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। खुद को लापरवाह जाहिर करते वो मुस्कुराते हुए यूं गोया थी जैसे मनपसंद टॉपिक पर बात कर रही हो। बहुत दिनों से शादी प्लान कर रही हो? सच बताओ मावरा, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? कोई बात बुरी लगी या फिर मेरी बात? अनुषा पलटकर उसका हाथ थाम गई।
पागल हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं। रात भर खूब सोचा, जब वो लोग खुद तलबगार हैं तो मैं क्यों बिला वजह बहादुर बीबी बन के सबको, तुम्हें खुद को क्यों बेरहम दुनिया के हवाले करूं। अम्मा की भी तो यही ख्वाहिश थी, वो हम दोनों को अपने घर का करके जाना चाहती थी, और ईशान तो उन्हें बहुत पसंद था। तो मार्केट जाओ तो सीज़न के कपड़ों के साथ निकाह में पहनने के लिए अच्छा सा जोड़ा भी ले लेना। मैं चाहती हूँ मेरी इकलौती बहन निकाह में सबसे ज़्यादा अच्छी लगे। उसका फिक्र और तरद्दुद दूर करने को वो उसे सामने खड़ा किए बातें किए जा रही थी। अनुषा बेयकीनी से उसके चेहरे को देख रही थी, जिसमें उसकी बातों का अक्स वाज़ेह था। खैरियत, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है? यूनिवर्सिटी तो वो जा नहीं रहा था। ऐसे में उससे कहीं जाने के लिए तैयार देखकर साहिबा पूछे बिना न रह सकी। मावरा को लेने जा रहा हूँ। चौधरी जहांगीर बुरी तरह चौंके थे। दोनों बहनों के अंदाज देखकर वो समझ तो गए थे कि उनकी आमद और प्रपोजल उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन वो अपने तय सारी बात कर आए थे। वो मुंतजिर भी थे कि शायद उन्हें थोड़ी सख्ती से काम लेना पड़ेगा, लेकिन मावरा की भलाई के लिए वो उसके लिए भी राज़ी थे। और अब ईशान जहाँ का जुमला उन्हें खुश कर गया, बिना कोई तमाशा बने सारे मराहिल एहसन तरीके से हल हो रहे थे। वो जितने खुश थे, साहिबा और नरमीन पर यह सब उसी कदर बिजली बन के गुजर रही थी। अच्छी बात है, तुम मावरा को साथ ले आओ। ईशान हमारी बहू बहन के ससुराल रहे, अच्छी बात नहीं है। अच्छा और बुरा बर वक्त फैसला किया है। कल ही हमारे साथ चली आती, मैंने कहा भी था, लेकिन अभी भी कौन सा देर हो गई है। वो सराह रहे थे और साहिबा हॉन्क की तरह उनकी शक्ल देख रही थी। नरमीन इस सारे मामले से लातल्की का मुजाहरा करते सुकून से नाश्ता कर रही थी। ये हो क्या रहा है? आप दोनों मुझे भी ज़रा समझाने की कोशिश करेंगे? कहाँ तो कल तक वो लड़की जानी दुश्मन बनी हुई थी और आप दोनों उसे हर तरह डरा धमका रहे थे, और अब कहाँ उसे घर लाने से पहले कमरा तैयार करवा रहे हैं। तो निकाह तय हो गया और अब ईशान उसे लेने भी जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया उसकी माँ की मौत के बाद? क्या आप दोनों उससे हमदर्दी करते नहीं थक रहे? हमदर्दी तक भी बात रहती तो ठीक थी, वो तो इस घर की बहू बनने जा रही है, एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू। साहिबा का सोच सोच के बुरा हाल था। मावरा को बहू बनाने के फैसले में हमदर्दी या तर्स की आमेजिश नहीं है साहिबा बेगम। इस फैसले में ईशान की ख्वाहिश और मेरी मर्जी का अमल दखल है। मावरा ईशान के लिए सूट करती है। रही क्लास की बात, तो निकाह में इतना कुछ उसके नाम होगा कि वो मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में पलक झपकते पहुंच जाएगी। बहू में मजीद कोई और खूबी देखना चाहती हैं आप तो बता दें। चौधरी जहांगीर का जताता हुआ लहजा बावर करा गया था कि वो किसी उज़र को खातिर में नहीं लाएंगे। उनके एतराज़ को उन्होंने इतने अच्छे से तोड़ मड़ोड़ के साइड लगाकर सवाल किया था कि उनके अंदाज से समझ गई कि उन्हें एतराज़ गरा गुजरा है। नहीं, और कोई एतराज़ नहीं। वो खाइफ से होकर मुँह फेर गई थी। बोल चाल तो दोनों में ही बंद थी। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर बनने के दर पर था। वो चाय लेकर आई तो उसकी कलाई थामकर शाज़ी शमू ने खट से ताला खोलकर जंजीर उसकी कलाई से खींच ली थी। वो इस अचानक मेहरबानी पर कलाई सुलाती उसे देखे गई थी। बिना कुछ कह वो उठकर चला गया था और उसकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब कुत्ते की भौंकने की आवाज़ करीब से आने पर उसने दरवाजे की सिमत झांक कर देखा था, और उसकी हैरत की इंतहा न रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर से कुंडी और ताला डालने की जहमत किए बिना वो दरवाज़ा खोलकर गालबन उसका इम्तिहान ले रहा था। भले वो इसका इम्तिहान ले रहा था, उसे यहाँ के लोगों पर भरोसा हो सकता था, लेकिन शनायस गैर जिम्मेदाराना रविश पर किसी तौर मुतमईन नहीं हुई थी। हाशिम की सरगोशियाँ अक्सर व बेशतर सुनाई देती थी। उसकी जगह कोई भी घर में घुस सकता था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और वहीं हुआ। अंदाजे के मुताबिक हाशिम की दबी आवाज़ आने लगी थी। वो एक बार फिर बहरी और गूंगी बन गई और वो थक हार के वापस पलट गया। वो अपने काम में मगन हो गई थी। काफ़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो दरवाजे तक गई थी। कौन है? अपनी तसल्ली के लिए उसने कंफर्म करना ज़रूरी ख्याल किया था। शाह। बाहर से खुश्क आवाज़ आई थी। वो दरवाज़ा खोलकर खामोशी से अंदर की सिम चल दी थी। अगर मुझे आजमाने के लिए दरवाज़ा खुला छोड़कर गए थे तो अगली बार से ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको यहाँ के लोगों पर भरोसा होगा, लेकिन मुझे नहीं है। बिलफर्ज आजमाना भी और अब ताला डालना आपको अपनी शान के खिलाफ लग रहा है तो मुझे बता के जाइएगा, ताकि मैं अंदर से कुंडी चढ़ा के बैठ जाऊँ। चोर दरवाजे ढूंढने वालों के लिए नादिर मौका था, फ़ायदा उठाना था। भागी क्यों नहीं? कड़वा लहजा समात में उधम मचाने लगा। चनाय चौधरी के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। भाग कर जाऊँगी भी तो कहाँ? सभी आपके हैं। ये डर दिल से निकाल दीजिए कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी या भागूंगी। जिस तरह आप लेकर आए थे वैसे ही साथ लेकर जाएंगे। उस पर एक सर निगाह डालकर वो किचन में घुस गई थी। शाज़ी शमून को उसका चैलेंजिंग रूप कुछ सोचने नहीं दे रहा था। जाने उसके जहन में क्या समा गया था। ईशान जहाँ मावरा को लेने पहुँच गया था, वो यासिर के पास बैठा हुआ था। यसरा बेगम भी वहीं मौजूद थी। शफक टो लेने के कहीं जतन कर रही थी।
एक बार फिर सोच लो मावरा, कहीं तुम जज्बाती तो नहीं हो रही हो। अनुषा को जाने क्यों शर्मिंदगी हो रही थी। जाहिद से सामना हुआ तो मावरा ने बामुश्किल खुद पर जब्त किया, वरना दिल तो यही चाह रहा था कि जाते जाते उसे थप्पड़ मार के जाए, लेकिन उसके हर अमल को भुगतना अनुषा को पड़ता। तभी वो कंट्रोल करके अनुषा उसे अपने फैसले पर नज़रसानी का कह रही थी। पर्स में गोल्ड के जेवर के साथ मुनज़्ज़ा की डायरी को उसने अनुषा की नज़र से बचाकर पर्स में रख लिया था। जाने ऐसा क्या राज था जो मुनज़्ज़ा अपनी मौत का सुनकर उस पर दर्ज करती चली गई थी। अगर तो कोई दिल शिकन दास्तान होती तो वो अपने तक ही रखती, अनुषा को उसकी भिनक न पड़ने देती। लेकिन अभी इस राज से पर्दा उठना बाकी था। उसे मुखातिब करके पहले ही सफ़े पर ईशान से शादी कर लेने का हुक्म देती। वो चाहती थी कि मावरा इस डायरी को पढ़े, और ऐसा कौन सा राज था जिससे मुनज़्ज़ा की कभी हिम्मत ना हुई उनके सामने खोलने की। कुछ तो था। पढ़ने के बाद ही उसने फैसला करना था कि इस राज में अनुषा को शामिल भी करना है या नहीं, क्योंकि आगाही से बढ़कर तो कोई अजाब नहीं था। मैंने सोच समझ कर फैसला किया, और तुम भी अच्छा सोचो और निकाह की तैयारी करो। मैं पहुँच कर रब्ता करूँगी तुमसे। बातें करती वो अनुषा के साथ लाउंज में आ गई थी। पर्स कंधे से लटकाया, सर पे चादर लिए उसे देखकर ईशान जहाँ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। चले। उसके संजीदा चेहरे को देखते ईशान जहाँ ने सवाल किया था। जी। अनुषा से गले मिलते यसरा और यासिर से अलविदाई कलमात अदा करते, अनुषा का ख्याल रख लेने की यकीन दहानी करते, वो ईशान जहाँ के खोले हुए फ्रंट सीट के दरवाजे से अंदर बैठ गई थी। ईशान ने फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी को रास्ते पर डाल दिया। तब भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल जिसके लिए वो मौसम की सख्ती झेल रहा था, आज वो उसी कार में उसके साथ उसके घर तक का सफ़र कर रही थी। यकीन तो उसे उस वक्त भी नहीं आया था जब मावरा ने काम करके उसे सुबह लेने आने को कहा था। वो तो उसकी कॉल का मुंतज़िर ही था। उम्मीद थी वो झाड़ झपाड़ करने के लिए कॉल ज़रूर करेगी, उसे पीछे हटने को कहेगी, लेकिन उसने जो कहा वो नाकाबिले यकीन ज़रूर था। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि वो उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठी हुई थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश थे। महीनों एक दूसरे से दुश्मनी निभाने वाले अचानक दोस्त तो नहीं बन गए थे, लेकिन उनमें एक बेनाम कमिटमेंट ज़रूर हो गई थी। क्या ये मुमकिन है कि वीकेंड की बजाय निकाह आज शाम को ही हो जाए? खामोशी का पर्दा चाक करते मावरा की धीमी आवाज़ गूंजी थी। शाहजहाँ ने गर्दन मोड़कर बेसाख्ता उसकी सिम देखा था। कहाँ तो वो निकाह मोहब्बत को मानने के दर पर नहीं थी, और अब कहाँ उसे जल्दी पड़ी हुई थी। हो जाएगा मुमकिन, मान से कहा गया था। कभी किसी अजनबी जगह पर रुकने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम्हारे घर भी बिना हक के रहना नहीं चाहती, वो साहब को इसे जता गई थी। ओके, निकाह आज ही होगा, तुम परेशान ना हो, उसने हतमी लहजे में कहकर उसका तरद्दुद दूर कर दिया था। गाड़ी आलीशान बंगले पर जा रुकी थी। ड्राइविंग सीट से निकलकर ईशान जहाँ उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने को कहने लगा था, वो खामोशी से निकलकर उसकी मदयत में आगे बढ़ने लगी थी। राहदारी में ही उसे चौधरी जहांगीर साहबा के साथ नरमीन मिली थी। साहबा से तो वो वाकिफ़ थी, नरमीन के मुतालिक अभी अंदाज़ा ही लगा रही थी कि ईशान जहाँ ने बहन कहकर तारुफ करा दिया। साहबा का अंदाज़ ऐसा था जैसे बादल नख्वास्ता मिल रही हो। नरमीन भी अपने आप में थी। मिलना मिलाना तो होता रहेगा, पहले तुम आराम कर लो। ईशान मावरा को उसका कमरा दिखाओ बेटा। चौधरी जहांगीर के कहने पर शाहजहाँ ने इशारा किया तो वो आगे बढ़ गए। अजनबी लोगों, अजनबी माहौल में उसे खुद उलझन सी हो रही थी। उनके कहे को गनीमत समझते उसे इस मंजर से निकलना ही मुनासिब लगा था। शाहजहाँ उसे एक पुरशिकवा कमरे तक ले आया था। कमरे की आराइश व ज़िबाइश देखने से ताल्लुक़ रखती थी। एक मेहमान के लिए इतना पुरशिकवा कमरा था तो मकीन के कमरे क्या ही होते। उसे सहबा का नखवत भरा अंदाज़ याद आ गया जो उन्होंने उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर को देखकर दिए थे। तुम फ्रेश हो जाओ, मुलाजिम चाय के साथ साथ खाने को लाता ही होगा। मैं डैड से निकाह आज ही रखने की बात कर लेता, फिर तुम चलना मेरे साथ निकाह में पहनने के लिए जोड़ा लेने। शाहजहाँ ने उससे पहली बार कोई तवील मुकालमा उससे कहा था। उसे कहीं ना कहीं ये इंतज़ार ज़रूर था कि वही नादाफ करेगी, इख्तलाफ का पहलू ढूंढ निकालेगी, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ न किया तो वो उसे देखे क्या। बेहतर, उसने एक लफ्ज़ में बात ख़त्म कर दी थी। आज के आज ही निकाह का सुनकर चौधरी जहांगीर एक लम्हे को सोचने लगे थे। अगले ही लम्हे उन्होंने हामी भरकर साहबा को हैरान कर दिया था। हाउ लकी यू आर, झटपट निकाह का दिन तय हो गया और एक मैं हूँ जैसे सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। नरमी ने दुहाई कुछ इस अंदाज से दी कि ईशान जहाँ मुस्कुराते हुए उसके सर पर चपत लगा गया। आज की आज निकाह? जहांगीर, बाबा जान का क्या हवेली से कोई इस निकाह में शरीक नहीं होगा? जिस लड़की के घर जाके वो उसे जलील कराई थी वो उनके बेटे के साथ उसी घर में लौट आई थी। गो उसने कुछ जताया नहीं था, लेकिन साहबा को उसमें अपनी जिल्लत महसूस हुई थी। उनकी अब भी दिली ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह ये निकाह रुक जाए। उन्हें इस जल्दबाजी की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। ना ही जहांगीर ने अब तक हवेली में किसी को इतला दी थी। हवेली से कोई शरीक नहीं होगा इस निकाह में। उन्हें खबर भी थी तो वो सब इस निकाह के ख़िलाफ़ होंगे, इसलिए निकाह के बाद ही बताऊँगा। चौधरी जहांगीर का अंदाज़ पुरसोच हो गया। चूँकि शादी ब्याह के फैसले चौधरी हशमत ही करते थे तो साहबा को यही लगा कि चौधरी जहांगीर इस ज़मन में कह रहे हैं, लेकिन उनकी पुरसोच नज़रें माजी से हाल तक कुछ और ही देख रही थी।
सारे ख्यालात को पसे पुश डालकर वो निकाह की तैयारी करने लगे थे। मुनज़्ज़ा की बेटी से उनके बेटे का निकाह, वो बेतरह खुश थे। जिस वक्त में आना था उससे डर के कब तक भाग सकते थे। वापस हवेली तो जाना ही था। यहाँ गुजारे चंद दिनों में सम्हान ने जितनी खुशी उसके दामन में भर दी थी वो बरसों के लिए काफ़ी थी। फ़ायदा का पैगाम मिला था, उन्हें लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। लड़कियाँ अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। सम्हान भी शाम तक अपने काम ख़त्म करके लौट आया था। शाम की चाय तीनों ने साथ पी थी। निदा अपने कमरे को चल दी तो इशाल भी अपनी पैकिंग में लग गई। सुबह उन्हें हवेली के लिए निकलना था। दरवाज़ा खुला है। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आवाज़ लगाकर वो फिर से अपने कपड़ों को तय करने लगी थी। अंदाज़ा था मुलाजिम ही होंगे, लेकिन सम्हान अफंदी को दरवाज़ा खोलकर आते देखकर उसके हाथ एक पल को ठटके थे। सो पैकिंग हो रही है? वो कमरे में चला आया था। जी जनाब। अंदाज मसरूफ़ था। मज़ीद रुकना है? वह यहाँ से जाना नहीं चाह रही थी। उसकी ख्वाहिश के पेश नज़र सवाल किया। वो हाँ कहती तो वो कुछ भी करके मज़ीद कहीं दिन रुकने का इंतज़ाम कर सकता था। जानती हूँ, हाँ कहा तो तुम कोई ना कोई राह निकाल कर रुकने की राह निकाल लोगे, लेकिन अब चलो, पहले ज़रा हवेली वालों से निपट आएँ, फिर दोबारा आएंगे ताकि सुकून से सब एंजॉय करें। अभी तो बस एक धड़का लगा हुआ है। चचा जान बात खोलेंगे, उसने यूँ एक्शन लेना है। उसने देख ली पहले क्या होता है, फिर आएंगे। बल्कि मैं तो हर साल आऊँगी। कपड़े बैग में रखते वो सर झटक के। काफ़ी समझदारी की बातें करने लगी हूँ। वो हौले से मुस्कुरा दिया। जनाब, बातें तो हमारी शुरू से समझदारों वाली रही हैं। आपने ही महसूस करना अब शुरू किया है। वो हौले से मुस्कुरा कर लाजवाब कर गई। आपके लिए लेकर आया था। सम्हान अफंदी का हाथ जैकेट से बाहर आया तो उसमें मौजूद वाइट गोल्ड की चेन और छोटे से डायमंड से बने दिल को देखकर वो बेसाख्ता सराहने पर मजबूर हो गई। ये तो बहुत खूबसूरत है। वो झट लेकर उसकी खूबसूरती को सराहते ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी हो गई थी। पहले तो कभी सूखा गुलाब देने की भी हिम्मत नहीं हुई, और अब कहाँ तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं। चेन को गले से लगाते मिरर में हर जाविये से उस पसंदीदगी भरी नज़रों से देखते, वो मिरर में पड़ते उसके अक्स को तीखी नज़रों से देखते अबरू चढ़ा गई थी। शरीके हयात की बात और है, ऐਵੇਂ ही हर किसी को तोहफे थोड़ी ना बांटता फिरता हूँ। वो मुस्कुराते हुए करीब आ गया था। ओह, यानी निकाह से पहले मैं भी हर किसी की कैटेगरी में थी। नज़रें मज़ीद तीखी हुई। ना जी, मकाम तो आपका तब भी ख़ास ही था। मैं आए, उसके गले से लगे पेंडेंट और चेन को देखते इजाज़त तलब की गई थी। अंकारा भर के वो अपने हाथ पीछे कर गई थी। वो बैग पे आकर चेन का लॉक खोलने लगा था। शहद रंग बालों को समेट कर बाएं शोल्डर पे रख करती वो मुंतज़िर थी। पता है, यहाँ से वापस ना जाने की एक और वजह भी है। वो आईने में उसका अक्स देखते हम कलाम थी। वो क्या? लॉक खुल गया था। चैन उसकी गर्दन में पहनाते नज़रें सवाली हुई। यहाँ रह के मैंने तुम्हारा बहुत अलग रूप देखा, बहुत लविंग केयरिंग, जबकि हवेली के कामों में घन चक्कर बने हमेशा खड़ूस ही लगते थे। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं था कि तुम इन लम्हों में रंग भी भर सकते हो। मोहब्बत भरी नज़रें थी। मोहतरमा, हर जज्बे हर किसी को दिखाए भी नहीं जाते। जो कुछ तुम्हारे लिए बतौर शरीके हयात छुपा रखा था वो पहले आशिकार करता भी तो क्यों कर। और अभी तो शुरुआत है, इससे कहीं बढ़कर तुम्हारे लिए सब कुछ हुआ करेगा, जिसे तुम बड़े हक से खुद ही वसूल कर लिया करोगी। चेन गले में ही सज चुकी थी। छोटे से दिल की चमक सांसों की नाली के साथ डोल रही थी। सच अ ब्यूटीफुल, दिल को छूती उंगलियां उसकी चमक से मुनव्वर हो रही थी। लाइक यू। शाने पर थोड़ी टिकाया उसके वजूद के गिर्द हसार कर गया था। उसके चेहरे का रंग बदला था, हया की सुर्खी फैली थी। आई विश ये पल यहीं ठहर जाए तुम्हारे साथ। अब तो मेरा भी दिल यहाँ से जाने को नहीं चाह रहा, उसने हौले से कहा तो मुस्कुरा दी। भागी छेड़ रही थी ना। अपने सर से उसका सर हौले से टकराते वो भी मुस्कुरा दिया था। निकाह की तैयारी हो चुकी थी। ईशान के साथ जाकर वो निकाह का जोड़ा ले आई थी। ईशान जहाँ की हदायत पर नरमीन ने ब्यूटिशियन को घर पर बुलवा लिया था। मावरा तैयार हो रही थी और नुशा के साथ यासिर, यसरा और शफक भी आई थी। बंगले की एक एक चीज़ को देखकर सभी रश्क को हसरत में मुब्तला हो गए थे। चौधरी जहांगीर बार बार कहीं खो जा रहे थे, कभी आसमान की तरफ देखकर सुर्ख आंखें गाड़ देते थे। सहबा और नरमीन भी उस तकरीब का हिस्सा थे और उनके पहनावे उनके तेवरों की तरह अलग ही लग रहे थे। मौलवी साहब आ चुके थे। निकाह के ख्वाहिश चौधरी जहांगीर ईशान से मशवरा करके भर रहे थे। बदाखिर कबूलियत का लम्हा भी आन पहुंचा। मावरा के इर्द गिर्द सब मौजूद थे। मौलवी साहब एजाब कबूल के लफ्ज़ दोहरा रहे थे और मावरा की नज़रों के सामने बस एक ही चेहरा था, उसकी माँ का चेहरा। उसे लग रहा था मुनज़्ज़ा की रूह को सुकून मिल गया होगा। यहाँ निकाह के बोल बोले जा रहे थे और दूसरी तरफ चौधरी हशमत की कॉल जहांगीर के नंबर पर आने लगी थी, जिसे वो इस वक्त तक नज़रअंदाज करते रहे जब तक कि शाहजहां ने साइन नहीं कर दिया और उन्होंने बेटे को मुबारकबाद ना दे दी हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। शाहजहां के खिले हुए चेहरे को देखते वो साइड होकर खुद ही कॉल मिला गए थे। ये हम क्या सुन रहे हैं जहांगीर? चौधरी हशमत का खुश्क लहजा समात में उतरा था।
मुझे नहीं पता बाबा जान आपने क्या और किससे सुना। ये हवेली मज़ीद भूचाल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अंदाज नाफहम था। इस हवेली की बात तो आप रहने दे बाबा जान। नागवारी सी नागवारी थी। मैं जल्द आ रहा हूँ आपके पास हवेली। कुछ ज़रूरी बात करनी है। 1-2 दिन में फैमिली भी आ जाएगी। आप भी सबको बुला लें। नरमीन का निकाह भी अब के करवा के जाऊँगा और अब इस काम के लिए तारीख मुकर्रर नहीं होगी। सब बस सबके पहुँचते ही ये काम हो जाएगा। इस वक्त ज़रा मसरूफ़ फुर्सत में आपसे मिलके बात होगी। आ रहा हूँ मैं। वो अपने मखसूस सर्द अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर गए थे। उन्होंने ये भी जानने की जहमत गवारा नहीं की कि उन्होंने क्या सुना था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।